हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर इकोनॉमिक्स। हमने पिछले दो सेशंस कंप्लीट कर लिए थे, दैट इज रीडिंग सेशन 12 एंड 13, एंड अब हम यहाँ से रीडिंग सेशन नंबर 14 की शुरुआत कर रहे हैं। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। आपने इस सेशन को शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू सेशन जरूर देख लिया होगा, जिसके अंदर इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, दैट इज एग्रीगेट आउटपुट, प्राइजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी एक बेसिकली ग्लॉसरी और इंडेक्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया था। नाउ स्क्रैच से अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला डिस्कशन जो है दैट इज अबाउट एग्रीगेट आउटपुट, दैट इज अबाउट द टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो आपने देखा होगा किस तरह से अब लैंग्वेज बदल गई है। अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे तो कह रहे थे कि इसका प्रोडक्शन, इस फॉर्म का प्रोडक्शन। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो कह रहे हैं पूरे के पूरे कंट्री का प्रोडक्शन, द टोटल प्रोडक्शन, दैट इज द एग्रीगेट आउटपुट, जिसे हम रेगुलर लैंग्वेज में बुलाते हैं जीडीपी, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल लेमैन की भाषा में अगर हम बोले कि जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी मतलब देश में एक साल में जितना भी प्रोडक्शन किया किसी ने भी, उसे जोड़ दो। सिंपल। सो द टोटल प्रोडक्शन दैट हैज टेकन प्लेस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इट कुड बी अ फाइनेंशियल ईयर, उसे सिंपली ऐड कर दो तो आपको जो निकल के आएगा दैट इज द जीडीपी ऑफ द कंट्री, जिसे हम एग्रीगेट आउटपुट बोल रहे हैं। थोड़ा ऑफिशियल तरीके से अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो ऑफिशियल तरीके से हमारी डेफिनेशन होगी, इट रेफर्स टू द टोटल मार्केट वैल्यू of final goods and services produced in the country during a period of time. Whatever final goods and services have been produced in the country over a period of time की मार्केट वैल्यू का जोड़ करते हो जब आप, तो आपको जो मिलता है वो जीडीपी है। मार्केट वैल्यू, क्यों मार्केट वैल्यू? क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो तो अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट में होगा। मिस्टर ए ने 20,000 लीटर प्रोड्यूस किया, मिस्टर बी ने 10,000 मीटर प्रोड्यूस किया, मिस्टर सी ने 1000 किलोग्राम प्रोड्यूस किया, जिसे आप ऐड नहीं कर पाओगे क्योंकि सब अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट में है। तो हम उसे क्या करते हैं, मनी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। मनी वैल्यू मतलब उसकी मार्केट प्राइस से उसे मल्टीप्लाई करते हैं, और प्राइस इनटू क्वांटिटी करने के बाद जो रुपी फॉर्म में हमारे पास नंबर आता है उसे ऐड करते हैं, तब जाके हमें जीडीपी मिलती है। दैट इज व्हाई हम देखते हैं मार्केट वैल्यू का कैलकुलेशन। मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज तो ठीक है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज को हम दो कैटेगरीज में तोड़ते हैं। एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस, दूसरे होते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर मैंने 100 रुपए में खरीदा है, 100 रुपए में, फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट, फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन माय डेली लाइफ। तो मैंने 100 रुपए में ये मार्कर खरीदा, तो इस मार्कर की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 100 है। लेकिन इस मार्कर को बनाने वाले ने इस मार्कर के लिए प्लास्टिक खरीदा होगा, इंक खरीदा होगा, बहुत सारी और एक्सपेंसेस किए होंगे। वो सारे एक्सपेंसेस क्या हैं? इंटरमीडिएट कॉस्ट हैं। अगर मैं इंटरमीडिएट कॉस्ट को भी अलग से इंक्लूड करूंगा और मार्कर की 100 रुपए की वैल्यू भी इंक्लूड करूंगा, तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हैं, उसे कभी काउंट नहीं करते। तो और भी कोई आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैंने पोटैटोज खरीदे 100 रुपए के, 100 रुपए के पोटैटोज खरीदे और उससे पोटैटो चिप्स बनाए और आपको 300 रुपए में बेचे। तो ये जो 300 रुपए में आपको पोटैटो चिप्स बेचे, जिसे आप कंज्यूम कर लोगे, ये 300 रुपए में 100 रुपए के पोटैटोज की कॉस्ट छुपी है। मैंने उस 300 रुपए में उस 100 रुपए को शामिल कर लिया होगा। तो मैं जब जीडीपी का कैलकुलेशन करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए लेता हूं, दैट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू लेता हूं, 100 रुपए के पोटैटोज की वैल्यू नहीं लेता हूं, बिकॉज वो इंटरमीडिएट कॉस्ट होती है जो पहले से फाइनल की वैल्यू में छुपी है। इसीलिए इंटरमीडिएट कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड। सो जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced, the keyword is production, कुछ बना होना चाहिए। goods and services during that year, during that period of time produce होने चाहिए। तो एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, within a period of time। Example, it could be a month,
it could be a quarter or it could be a financial year. फाइनेंशियल ईयर जैसे हम हमारे देश में देखते हैं तो हमारे देश में हर क्वार्टर की जीडीपी निकाली जाती है, एवरी क्वार्टर. सो अप्रैल मई जून वी गेट अ जीडीपी, जुलाई अगस्त सितंबर वी गेट अ जीडीपी. एंड जब पूरा साल खत्म हो जाता है, 4 क्वार्टर्स खत्म हो जाते हैं, तो पूरे साल का नंबर हमारे पास निकल के आता है. तो हमेशा जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम का करते हैं. समझो हम मान लेते हैं कि हम एक फाइनेंशियल ईयर का कर रहे हैं. फाइनेंशियल ईयर का टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यानी कि पूरे एक साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं पकड़ता हूं फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, यानी अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 के बीच में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू को जोड़ दो. जब हम उसकी मार्केट वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमें जीडीपी मिलेगा. तो प्रोड्यूस का मतलब न्यूली प्रोड्यूस होता है, जो इस साल प्रोड्यूस हुए. फॉर एग्जांपल ये मार्कर इस साल प्रोड्यूस हुआ, तो इस साल मार्कर प्रोड्यूस हुआ तो जो इसकी वैल्यू है वो जीडीपी में शामिल होगी. पर अब इसी मार्कर को मैं अगले साल किसी और को 20 रुपए में बेच दूं, उसके अगले साल वो किसी और को 10 रुपए में बेच दे, यानी उन गुड्स का रीसेल करे, तो उन सालों में इस मार्कर का प्रोडक्शन नहीं हुआ था. दिस वाज नॉट न्यूली प्रोड्यूस्ड, इट वाज जस्ट अ रीसेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स. व्हेनेवर देयर इज अ रीसेल ऑफ गुड्स, दैट इज सेकंड हैंड बेची जाती है कोई चीज, उसे कभी इंक्लूड नहीं किया जाता. It is never included. Only newly produced goods and services is included. तो मैंने 2021-22 में एक गाड़ी खरीदी, ब्रांड न्यू कार 10 लाख रुपीस की. तो वो ब्रांड न्यू कार जो 10 लाख रुपीस की खरीदी वो उस साल प्रोड्यूस हुई थी, तो दैट इज वाई वो उस साल की जीडीपी में शामिल होगी. 3-4 साल चलाया और 2024-25 में मैंने उसे 2 लाख में निकाल दिया. जब मैंने 2 लाख में निकाला तो मैंने रीसेल किया उस गुड्स का जो उस साल प्रोड्यूस नहीं हुए थे. तो वो जो 2 लाख का आदान प्रदान होगा वो उस साल की जीडीपी में नहीं आएगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज इट वाज नॉट न्यूली प्रोड्यूस्ड. यानी किसी भी तरीके का कैपिटल गेन, किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस सेकेंड हैंड गुड्स पे जो होता है वो कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता. इसका मतलब जमीन की खरीद बेच, लैंड परचेज और सेल की जाती है, उससे जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो भी इंक्लूड नहीं होता. फिनेंशियल एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इन्फोसिस कंपनी के शेयर्स खरीदे फिर उसे बेचा तो उससे जो प्रॉफिट और लॉस हुए वो भी कभी इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज ऑल दीज आर नॉट न्यूली प्रोड्यूस्ड. समथिंग शुड बी न्यूली प्रोड्यूस्ड, देन ओनली इट विल बी इंक्लूडेड, अदरवाइज इट विल नेवर बी इंक्लूडेड. तो ये ध्यान रखना, कैपिटल गेन्स या लॉसेस जो भी हो उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है हमारी जीडीपी के कैलकुलेशन करते वक्त. तीसरी बात, ट्रांसफर पेमेंट्स. 2 तरह की पेमेंट्स होती है, एक होती है फैक्टर पेमेंट्स, एक होती है ट्रांसफर पेमेंट्स. फैक्टर पेमेंट्स मतलब कौन सी पेमेंट्स कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके सामने आप मुझे पैसे दोगे, दिस इज अ फैक्टर पेमेंट. मेरी मेहनत की कमाई है ये, आई एम टीचिंग यू एंड आई एम गेटिंग मनी. कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर वन वे ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि पैसा तो दिया जाता है लेकिन उसके सामने कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हुई होती है. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हमें देती है सब्सिडी, गवर्नमेंट को हम देते हैं टैक्सेस, ये वन वे यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन है. These are not factor payments, these are transfer payments. Any kind of transfer payment is never included in the GDP or the national income of the country. तो हमारे देश में एक स्कीम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत अगर काम नहीं भी हो तो भी आपको पैसे तो दिए जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि गारंटीड वेज प्रोवाइड की हुई है उसके अंदर, या फिर फार्मर्स को सब्सिडीज वगैरह दी जाती है. ये कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं की जाती. एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट इज नेवर इंक्लूडेड. स्कॉलरशिप्स दी जाती है, डोनेशंस दिए जाते हैं, गिफ्ट दी जाती है, चैरिटी दी जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, एनी ऑफ दीज आर नेवर इंक्लूडेड. हाउएवर यू शैल नॉट अंडरस्टैंड इट इन अ मैनर कि गवर्नमेंट जो भी करती है वो नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं. सर्विसेज जो गवर्नमेंट देती है वो इंक्लूड की जाती है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, भले आपको फ्री में मिलता हो. फॉर एग्जांपल जो बॉर्डर पे आर्मी है, उस आर्मी को जो सैलरी पे की जा रही है वो आर्मी ने कोई सर्विसेज रेंडर की है तो उन्हें सैलरी पे की जा रही है. जो पुलिस वालों को सैलरी दी जाती है, ये सारी जो सर्विसेज गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रही है वो इंक्लूड की जाती है. बट ऑब्वियसली क्योंकि आपके लिए फ्री में होती है इसे हम एट कॉस्ट इंक्लूड कर दें.
दिस इज इंक्लूडेड एट कॉस्ट, उसे कॉस्ट पे इंक्लूड किया जाता है क्योंकि कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आपसे पैसे नहीं लिए गए हैं इस चीज के, दैट इज व्हाई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एट कॉस्ट इज इंक्लूडेड. हाउएवर डोमेस्टिक सर्विसेज आर नेवर इंक्लूडेड. डोमेस्टिक सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे कितनी बार हमारी मॉम हमारे लिए खाना बनाते हैं, या फिर हम घर पे खुद की घर की गार्डनिंग करते हैं, या फिर जो भी बेसिक एक्टिविटीज होते हैं वो सब डोमेस्टिकली खुद के घर को संभालने के लिए खुद के घर की सफाई करते हैं. दिवाली आती है तो अपने घर की सफाई करते हैं. ऐसी कोई भी चीज होती है वो सब डोमेस्टिक सर्विसेज होती है, जिसके लिए कोई भी एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू कर पाना बहुत मुश्किल है. दैट इज व्हाई इसे कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता. एनी काइंड ऑफ ओन लेबर फॉर योर ओन बेनिफिट is never included because of difficulty in estimating its value. Any kind of environmental damage due to production of goods and services is not considered. It is not considered. जैसे कि हम कह रहे हैं प्रोडक्शन करोगे तो जीडीपी बढ़ी होगी, जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना जीडीपी बढ़ेगा. ट्रू, बट प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा तो पोल्यूशन भी ज्यादा होगा. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डैमेज होगा, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होगी, एनवायरमेंट डिग्रेड होगा, उसके कुछ एनवायरमेंटल कॉस्ट होंगे. लेकिन वो एनवायरमेंटल कॉस्ट को जीडीपी अपने कैलकुलेशन में शामिल नहीं करता. ये एक जीडीपी का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज की जीडीपी तो बहुत बड़ी है पर उनका एनवायरमेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है. कई कंट्रीज है जिनकी जीडीपी तो छोटी सी है but they have a very peaceful and a very green environment. For example, we talk about countries like Norway, Finland, Scandinavian countries जितनी भी है, उनका जीडीपी इतना सा है, लेकिन they have a good environment to live, जिससे लोगों की हेल्थ अच्छी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है. वहीं हम हमारी जैसी कंट्रियों की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा है, भले हम दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज में आते हो जीडीपी के, क्योंकि जीडीपी का कैलकुलेशन एनवायरमेंटल डैमेज को कंसीडर नहीं करता. इसीलिए रिसेंट टाइम्स में ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा है, जहां पे जीडीपी के नंबर को एनवायरमेंटल कॉस्ट के लिए एडजस्ट किया जाता है टू गेट टू अ नंबर व्हिच विल रिफ्लेक्ट प्रॉस्पेरिटी इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर, जिसे हम ग्रीन जीडीपी का नाम देते हैं. एनी हाउ एनवायरमेंटल डैमेज इज नॉट टू बी कंसीडर्ड. ये कुछ ऐसे 6 पॉइंटर्स थे प्रोड्यूस के रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं पॉइंटर्स बन जाएगा. क्विक इसमें रिवीजन, न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किए जाते हैं, रीसेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आता है. कोई भी तरह की ट्रांसफर पेमेंट, कोई भी तरह की यूनिलैटरल वन वे ट्रांजैक्शन नहीं आती. सर्विसेज गिवन बाय गवर्नमेंट एट कॉस्ट इंक्लूड किए जाते हैं. डोमेस्टिक सर्विसेज क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है टू एस्टिमेट द वैल्यू, उसे इंक्लूड नहीं किया जाता. एनवायरमेंटल डैमेज को भी हम जीडीपी के कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते हैं. तो हमें बहुत आइडिया लग गया होगा कि एग्जैक्टली प्रोड्यूस का मतलब क्या है. सो कमिंग बैक टू व्हाट इज जीडीपी, इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल, दैट इज इंटरमीडिएट को इंक्लूड नहीं करते, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. एक क्लैरिफिकेशन और एक इंपॉर्टेंट बात और है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो जो ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज होते हैं उसका जो रेंट होता है, जो एक्चुअली में तो चार्ज नहीं होता लेकिन उसका एस्टिमेट निकाल के जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है. वी इंक्लूड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज. जैसे कि अगर मैं खुद के घर में नहीं रह रहा, भाड़े के घर में रह रहा हूं, तो जिससे भी भाड़े का घर लिया उसको पैसे दे रहा हूं तो रेंट आएगा ही आएगा. रेंट इज अ काइंड ऑफ फैक्टर पेमेंट कि आपकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपको पैसे दे रहा हूं. मैं खुद के घर में रह रहा हूं, तो किसी को रेंट नहीं दूंगा. लेकिन अगर खुद के घर में नहीं रहता तो किसी और के घर में रहता तो रेंट देता. इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि खुद के घर में रह रही हो तो उसकी जो एस्टिमेटेड रेंट है वो एस्टिमेटेड रेंट को हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, जिसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करके जीडीपी निकालते वक्त वी टॉक अबाउट 2 मेन मेथड्स. 2 मेथड्स की हम बात करते हैं. एक मेथड है एक्सपेंडिचर अप्रोच, दूसरा मेथड है इनकम अप्रोच. 2 मेन मेथड्स है जिसके थ्रू हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच. एक्सपेंडिचर अप्रोच में अगेन 2 पॉइंटर्स हैं, सम ऑफ वैल्यू एडेड मेथड या फिर वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट मेथड. ये कैसे वर्क करता है एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. समझो, रॉ मटेरियल ए ने बना के बेचा 200 रुपए में, किसको? बी को. बी ने उससे गुड्स मैन्युफैक्चर किए और बना के किसको बेचा? समझो सी को. सी ने उसे रिटेल मार्केट में फाइनली अपने शॉप के थ्रू
किसे बेचा? कंज्यूमर को। तो एक तरीका क्या होता है, अगर आपको जीडीपी में टोटल प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू लेनी है तो सीधे 1000 ले लो, सीधे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ले लो 1000, और इंटरमीडिएट कॉस्ट को इग्नोर कर दो, क्योंकि 200 500 में छुपा है और 500 1000 में छुपा है, तो इन दोनों को सीधे इग्नोर कर दो। अगर आप सीधे 1000 उठा लेते हो तो ये जो 1000 उठाया, व्हाट इज दिस? दिस इज वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट मेथड। एक कंज्यूमर ने कंजम्पशन के लिए जितना खर्चा किया सीधे वो उठा लो, दैट इज योर वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट मेथड। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि हमने सीधे 1000 नहीं उठाया, हमने हर प्रोड्यूसिंग यूनिट का वैल्यू एडेड निकाला। जैसे कि हम मिस्टर ए के पास गए और मिस्टर ए को बोला कि तुमने 200 में बेचा, खरीदा कितने में? बोले कोई खर्चा नहीं हुआ था मेरा, मैंने सिर्फ 200 में बेचा। तो 200 माइनस 0, 200 का वैल्यू एडेड बाय मिस्टर ए। फिर हम बी के पास गए, बी को बोला कि भाई तुम्हारा क्या स्टेटस है? तो उसने कहा मैंने 500 में बेचा और 200 में खरीदा था। तो इसका मतलब तुमने कितने का वैल्यू ऐड किया? 500 माइनस 200, दैट इज 300। 300 का वैल्यू एडेड बाय मिस्टर बी। फिर हम मिस्टर सी के पास गए और मिस्टर सी से पूछा तुमने फाइनली गुड्स कितने में बेचे? उसने कहा 1000 में, और पड़े कितने में थे? 500। तो हमने कहा 1000 माइनस 500, तुमने वैल्यू ऐड किया 500 का बाय मिस्टर सी। इस तरीके से तीनों के वैल्यू एडेड को जब हम जोड़ देंगे तो वापस हम 1000 पे पहुंच जाएंगे। दैट वाज व्हाट वी कैलकुलेटेड इन वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट मेथड। तो या तो सीधे 1000 उठा लो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट मेथड, या फिर वैल्यू एडेड का सम कर लो। दोनों में से कोई भी तरीका अपनाओ, अल्टीमेटली एक ही बात है जिसे हम एक्सपेंडिचर अप्रोच में क्लासिफाई करते हैं। तो जितनी भी फाइनल एक्सपेंडिचर करने वाली इकोनॉमिक एंटिटीज होती है उन सब के खर्चों को जोड़ दो। तो कौन सी इकोनॉमिक एंटिटीज होती है? एक होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है गवर्नमेंट, तीसरा होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, चौथा होता है फॉरेन सेक्टर। इन सारे सेक्टर्स ने जितने भी एक्सपेंडिचर किए उसको जब हम जोड़ देंगे तो हमें जीडीपी मिल जाएगा यूजिंग एक्सपेंडिचर अप्रोच, जिसको सिंपली एक फॉर्मूला में हम देखते हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी, जिसमें सी क्या है? हाउसहोल्ड्स द्वारा किया गया खर्चा, हाउसहोल्ड्स। इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर द्वारा किया गया खर्चा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने जो भी एक्सपेंडिचर्स, फाइनल एक्सपेंडिचर्स इनकर किए। जी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर द्वारा किया गया खर्चा, गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा किया गया खर्चा। एंड एक्स माइनस एम फॉरेन सेक्टर, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स प्लस होते हैं क्योंकि वो देश में बने, दे वर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, और फिर बाहर भेजे गए। इंपोर्ट्स माइनस होते हैं क्योंकि वो बाहर बने और बाहर बनने के बाद देश में सिर्फ इंपोर्ट किए गए, तो दे वर नॉट प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, तो उसे हम लेस कर देते हैं और एक्सपोर्ट्स को हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हाउसहोल्ड्स के खर्चों को हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के खर्चों को, दैट इज फर्म्स के खर्चों को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चों को बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉरेन सेक्टर के लिए हम लेते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जब इन सबको ऐड करते हैं तो व्हाट वी गेट इज जीडीपी यूजिंग एक्सपेंडिचर अप्रोच। ऐसे ही दूसरा एक और मेथड हो जाता है हमारा इनकम अप्रोच। कि इनकम अप्रोच क्या है? हाउ डज इनकम अप्रोच वर्क? तो समझना, इनकम अप्रोच बहुत ही सरल और सिंपल है। जितनी भी फैक्टर इनकम्स होती है, जितनी भी फैक्टर इनकम्स, जब हम उन्हें जोड़ देंगे तो हमें इनकम अप्रोच के थ्रू नेशनल इनकम मिल जाएगी। इनकम अप्रोच के थ्रू नेशनल इनकम। तो यहां ध्यान देना एक बात पे, हमने यहां जो वर्ड यूज किया है वो जीडीपी यूज किया है कि इस फॉर्मूला से हमें जीडीपी मिलती है, और यहां हम कह रहे हैं जो कैलकुलेट होकर आने वाला है दैट विल बी नेशनल इनकम। तो हमें देखना होगा कि इन दोनों में भी फर्क क्या होता है, जो हम समझेंगे। पर पहले ये देखते हैं इनकम अप्रोच क्या करने बोलता है। इनकम अप्रोच बोलता है जितनी भी फैक्टर इनकम होती है उसे जोड़ दो। तो फैक्टर इनकम क्या होती है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चार। लैंड के सामने क्या पे की जाती है? रेंट। लेबर को क्या दिया जाता है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दिस इज लेबर, जिसे हम कहते हैं वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल के सामने क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट। तो हम सिंपली क्या करते हैं? वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। वेजेस को हम बुलाते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को हम ऑफिशियली बुलाते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस।
और इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर इनकम है जो रह गई तो वो मिक्स्ड इनकम में आ जाती है। रेसिडरी बची हुई कोई भी फैक्टर इनकम सब मिक्स्ड इनकम में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, बिजनेस ओनर है, एक बिजनेस करता है या पैसा कमाता है, तो ना ही वो उसके लिए वेजेस है, ना ही रेंट है, ना ही इंटरेस्ट है, ना ही प्रॉफिट है, वो मिक्स्ड इनकम में जाता है। प्रॉफिट क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ कॉर्पोरेट्स का होता है। यहां जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं वो सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स ले रहे हैं, कंपनियों का ले रहे हैं, इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज का ले रहे हैं। जो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज है वो मिक्स्ड इनकम में इंक्लूड की जाती है। तो इसका मतलब सिंपली wages and salaries is compensation of employee, rent plus interest plus corporate profits before tax, corporate profits before tax is your profits. तो rent plus interest plus profit is equal to operating surplus, compensation of employees plus operating surplus plus जो भी बच के रह गया unincorporated enterprises की जो भी profits है that is mixed income, इन्हें हम जोड़ देंगे तो हम नेशनल इनकम की तरफ पहुंच जाएंगे। तो एग्जैक्टली जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या फर्क है वो हम देखेंगे, उसे हम डिस्कस करेंगे। पर एक आइडिया लग गया कि जो कैलकुलेशन किया जाता है वो दो मेथड्स के थ्रू किया जाता है। एक्सपेंडिचर जिसमें दो वेरिएशंस है कि वैल्यू एडेड ले लो या फिर सीधे फाइनल आउटपुट ले लो, और दूसरा इनकम अप्रोच जिसके अंदर ये सारे एंटिटीज को ऐड कर दोगे तो आपको नेशनल इनकम की तरफ बढ़ जाओगे। हमें मार्केट वैल्यू में ये कॉन्सेप्ट भी एक पढ़ना है, रियल एंड नॉमिनल, जो हम इसके बाद वाले सेशन में डिस्कस करेंगे जब हमें ये पता चल चुका है कि एग्जैक्टली जीडीपी क्या होता है। एंड और लिंक हमने क्या क्रिएट किए हैं ये तो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये जो कंपोनेंट्स है उसे भी डिटेल में देखेंगे और उसे नेशनल इनकम से लिंक भी डिटेल में करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट सेशन का पार्ट है। इस सेशन में तो हमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चाहिए था, एक बेसिक आइडिया चाहिए था कि जीडीपी क्या है, एग्रीगेट आउटपुट क्या है और वो वर्क कैसे करता है, इसके इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंटर्स हमारे क्या हैं। तो आप इसे ऐसे ही एक चार्ट फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे तो हर बारीक बात इस चार्ट में कवर की हुई है, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन, इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू की वजह से रियल और नॉमिनल का डिस्टिंक्शन होगा जो हम देखेंगे। फाइनल मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं आएगा, जिसके लिए एक्सपेंडिचर अप्रोच है, एक इनकम अप्रोच है। इनकम अप्रोच में जोड़ते हैं तो नेशनल इनकम की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर अप्रोच में दो अप्रोचेस हैं, वैल्यू एडेड को जोड़ लो या सीधे वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट ले लो, जिसमें एक्सपेंडिचर अप्रोच से जीडीपी का जो फॉर्मूला होगा वो C + I + G + X - M होगा। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो घर होते हैं उनकी जो रेंट की वैल्यू होती है वो भी एस्टिमेट करके इंक्लूड की जाती है। प्रोड्यूस न्यूली प्रोड्यूस चीजें आती है, रीसेल वाली नहीं आती, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आते, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आते हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज नहीं आते, एनवायरमेंटल डैमेज को कंसीडर नहीं किया जाता। इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक महीने में, 10 दिनों में, एक साल में कैलकुलेशंस करना, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेशन करना हमें जीडीपी का नंबर देता है। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। इस सेशन में हमने जीडीपी क्या है, एग्रीगेट आउटपुट क्या है, उसका एक ब्रीफर और एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली। नेक्स्ट सेशन में हम दो इंपॉर्टेंट चीजें लिंक करने वाले हैं, एक रियल एंड नॉमिनल एंड एक जीडीपी का फॉर्मूला एंड नेशनल इनकम से उसका लिंक, कि कैसे ये दोनों मेथड्स से आंसर सेम ही आना है। ये सिर्फ अप्रोचेज है, ये नहीं कि इन दोनों से आंसर अलग अलग आ जाएगा, आंसर सेम ही रहने वाला है। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। We will again meet in the next session. Till then, take care. Have a nice day. Thank you.